तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। हाल में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के कल्कि मंदिर होने का दावा पेश होने के बाद अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है और इस बाबत बाकायदा अजमेर सिविल कोर्ट में 26 सितंबर को याचिका दायर कर दी गई और कोर्ट ने पहली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद इस केस को पूरी तरह सुनने के लायक माना। इसका मतलब यह हुआ कि इस मामले पर अब कोर्ट में पूरी सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि क्या यह वाकई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है या फिर संकट मोचन महादेव मंदिर है या फिर याचिका में जो दावा किया गया है वो सब गलत है। इस तरह से यह कानूनी मामला है जिसका निष्कर्ष भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए कानूनी अदालत में होनी है, मगर कानून की अदालत में शुरू हुई इस कानूनी प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल प्रोसीजर को लेकर के बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। अक्सर ऐसे मामले सियासत को सूट करते हैं या आप जानते हैं करीब करीब पूरा विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि दरअसल अजमेर की अदालत में जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है वो असल में सरकार या बीजेपी प्रायोजित है और ये सब समाज को बांटने और राज करने के मकसद से किया जा रहा है। अब चूंकि हमारे बहुलवादी लोकतंत्र में लोगों की राय बनाने में ऐसे राजनीतिक वाद विवाद की बड़ी भूमिका होती है, तो इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की पड़ताल की जाए। तो आइए कुछ सवालों के जरिए हम इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है कि अजमेर मामले में क्या ऐसे मामलों को अदालत में ले जाना ही गलत है जैसा विपक्ष कह रहा है? मुकदमे को स्वीकार कर अदालत ने देश को जलाने का काम किया है जैसा विपक्ष ने कहा है अदालत को। क्या यह केस बीजेपी ने कराया है? यह भी आरोप लगाया गया है। क्या केस दर्ज होने के पीछे सरकार का हाथ है? ये भी आरोप लगे हैं। और केस दर्ज कराने वाला व्यक्ति विष्णु गुप्ता कौन है, यह भी विस्तार से जानने की बात है। तो हम एक एक कर इन सवालों की पड़ताल करेंगे, मगर सबसे पहले बात अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का जो दावा पेश करने वाला शख्स है वो कौन है। असल में यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई है। इस याचिका में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे किए गए हैं। अजमेर की एक सिविल अदालत ने बुधवार को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचक महादेव मंदिर होने से जुड़ी इस याचिका को स्वीकार किया और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने मामले को सुनने के लायक माना और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। तो सुनिए सबसे पहले कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता और उनके वकीलों ने कोर्ट में यह केस एडमिट होने के बाद क्या कहा। ऐसा है, हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और जब दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है तो उसको रद्द किया जाए और उसका सर्वे एएसआई के माध्यम से किया जाए। वहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ आज जब सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान जो जो हमने पिटीशन में अपनी बातें रखी उन सभी बातों को माननीय अदालत ने गंभीरता से सुना और हमसे भी बहुत कुछ सवाल किए गए कि आप क्यों आपने याचिका लगाई तो इतना समय लेट क्यों हो गए। उन सब का जवाब हमने दिया और आपने जो केस फाइल किया किस आधार पे किया वो भी माननीय अदालत को हमने समझाया। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए इस मामले में। एक पक्ष अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अजमेर दरगाह कमेटी, इन तीनों को नोटिस गए हैं। सेशन कोर्ट अजमेर में अजमेर पश्चिम में एक वाद दायर हुआ था जिसमें वादी द्वारा मांग रखी गई थी कि पुराने समय में वहाँ पे शिव मंदिर था। इसी को लेके उन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के पश्चात कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। 3 पार्टियां बनाई गई, अल्पसंख्यक विभाग, दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग। तो ये तो आपने सुना कि जो वादी है इसमें दायर किया है याचिकाकर्ता ने क्या कहा है। अब याचिकाकर्ता को ऐसा क्या मिला, किस आधार पर इस पूरे मामले को खड़ा किया गया कि कोर्ट ने भी इसे सुनने लायक बताया और मामला एडमिट कर लिया, केस को एडमिट कर लिया, ये भी समझ लीजिए। तो दरअसल हरविलास शारदा नाम के एक शख्स हुआ करते थे जिन्होंने एक किताब लिखी। अब उस किताब में क्या है, वो शख्स कौन थे हरविलास शारदा, जिनको आधार बनाकर ही इस मुकदमे को खड़ा किया गया है, सुनने योग्य माना गया है। तो दरअसल
हरविलास शारदा ने एक किताब लिखी थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की किताब, और इसमें उन्होंने कई बातें लिखी। दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात इस पुस्तक में है। पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने का भी जिक्र किया गया है और इसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा किया गया है। पुस्तक में दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी उल्लेख किया गया है और इसके 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के सामग्री के इस्तेमाल का वर्णन है। तो दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे में जो जैन मंदिर के अवशेष हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, इसके संकेत बताए गए हैं इस पुस्तक में। तो जज हरविलास ने बताया अपनी किताब में कि अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने ही यह मंदिर बनवाया था। अंग्रेजों में लिखी गई इस किताब में 168 पन्ने हैं और जिसमें पूरा का पूरा यह विवरण बताया गया है। अब साहब, ये हरविलास शारदा साहब कौन थे जिन्होंने ये किताब लिखी और उस किताब पर आधारित क्या फैक्ट हैं और उसको क्या अदालत ने फैक्ट माना, इसीलिए इस केस को खड़ा किया है और खड़ा करने को अपनी मंजूरी दी है। तो आइए समझते हैं ये हरविलास साहब कौन थे। ये दरअसल एक आर्य समाजी थे। इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसको अजमेर की अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। हरविलास साहब कई किताबें और शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे उनके। द इंडियन एंटीक्वरी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उनके कई जर्नल भी पब्लिश हुए थे। ब्रिटिश और भारत सरकार से इनको कई सम्मान भी मिले थे और लगातार ये सोशली एक्टिव थे, एक राइटर के तौर पर, शोधकर्ता के तौर पर। और उन्हीं की किताब में दिए गए फैक्ट के आधार पर यह मुकदमा दायर हुआ है और जिसके बाद ये सारा बवंडर शुरू हुआ है। तो अब बात शुरू करते हैं सियासी बवंडर की। इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जो कहा उस पर गौर कीजिए। इमरान मसूद ने कहा है कि ऐसी चीजें पूरे देश में आग लगा देंगी। क्या हो रहा है, पीएम को इस मामले को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। आप एक पूरे समुदाय को कहां किनारे खड़ा करना चाहते हैं? आप उन्हें धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को नहीं छेड़ सकते। आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल पूछे हैं इमरान मसूद ने और सीधे कहा है कि क्या मंदिर के नीचे देखेंगे, कोई सीमा है या कि नहीं, कि मस्जिद के नीचे क्या है, क्या आप तलाश करेंगे? उपासना अधिनियम 1991 को क्या अलग रख दिया गया है? कांग्रेस सांसद ने पूछा है कि क्या बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पूरे देश को जलाना चाहती है। अब समाजवादी नेता की प्रक्रिया भी सुनिए। समाजवादी नेता और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव के बोल ही बिगड़ गए इस पर रिएक्शन देते देते। राम गोपाल यादव ने सियासत से परे जाकर सीधे जजों पर हमला बोल दिया और बोल दिया कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। लोअर कोर्ट के जरिए देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है। तो ये अपने आप में कि सियासी नेताओं, पार्टियों पर हमला बोलते बोलते लगता है कि अदालत को भी सियासत के दायरे में समझ बैठे रामगोपाल यादव और उन्हें सीधा हमला अदालतों पर कर दिया। अब इसके बाद गिरिराज साहब आए, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, और लगातार वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं पर खतरा है तो जवाब देने सामने आए और गिरिराज साहब ने भी क्या क्या बताएंगे आपको। लेकिन इस सब के बीच में जो ओवैसी ने बात कही अपनी, जो सीधे सीधे आरोप लगाया कि दिल्ली से भेजे जा रहे हैं वकील और केस करवाए जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ दरअसल दिल्ली की बीजेपी की साजिश है। सुनिए ओवैसी की बात। राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, जो दरगाह है नहीं है, एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है
और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो ओवैसी ने कुछ इस थ्योरी को बताया कि ये दरअसल दिल्ली की साजिशें हैं, बीजेपी की साजिशें हैं। लेकिन वो ये बात भी कह रहे थे कि ये संविधान के दायरे में देश चलेगा, निश्चित तौर पर संविधान के ही दायरे में चलेगा। लेकिन क्या अदालत की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया संविधान के दायरे से बाहर की बात है? ये अपने आप में विरोधाभासी है। बहरहाल बातें ये सारी विपक्ष की थी, विपक्ष के बवंडर की थी। इस मामले को एडमिट क्यों किया गया अदालत में? अब इसके बाद बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने और अपने अंदाज में दो टूक कह दिया कि अगर अजमेर में सर्वे की मांग की गई है तो इसमें गलत क्या है। गिरिराज ने यह भी ऐलान कर दिया कि अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे। सुनिए। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूँगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के का कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो ये तो बीजेपी के नेता की बात थी कि ये अधिकार है, कानून का अधिकार है, अगर किसी को लगता है तो कानूनी अदालत में गया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल है कि कानूनी अदालत में गया कौन है, वो शख्स कौन है, वो विष्णु गुप्ता यानी याचिकाकर्ता कौन है? अब आपको ये भी बताएं। अजमेर मामले में ये याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के बारे में जानिए, इसका इतिहास क्या है, हिंदू सेना क्या है, अपनी हिंदू सेना के जरिए विष्णु गुप्ता क्या क्या करते रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब विष्णु गुप्ता। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वो मामला भी और शाही ईदगाह मामला में हिंदू पक्ष की ओर से पक्षकार भी हैं। विष्णु गुप्ता ने सनातन धर्म और श्री राम मंदिर और काशी मथुरा पर नफरत भरे भाषण देने के वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से उस वक्त इनकार किया था। दिल्ली पुलिस ने 2015 में केरल हाउस कैंटीन में गोमांस परोसे जाने की कथित झूठी शिकायत करने के आरोप में विष्णु गुप्ता को हिरासत में लिया था। 2021 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस पर तोड़फोड़ करने के आरोप में विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया था। साल 2022 में हिंदू सेना अध्यक्ष की तरफ से उन्हें पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दिल्ली में बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर कालिख पोतने में भी हिंदू सेना का नाम सामने आया था। हिंदू सेना के तरफ से ही बाबर रोड के बोर्ड पर अयोध्या रोड का पोस्टर लगा दिया गया था। 2023 में हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। तो ये कुछ खास काम करते रहे हैं ये जनाब विष्णु गुप्ता, और अब इनको पता चला एक किताब के आधार पर कि दरअसल जो अजमेर का विश्व प्रसिद्ध ये जगह है वो मंदिर है। अब आपको यह बता दें कि ये बार बार कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो फिर ये सब क्यों? तो 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस धार्मिक स्वरूप में था वो वैसे ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकेगा। ये सब बातें कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। यहां तक कि एक ही धर्म के भीतर दूसरे संप्रदाय में भी उस स्थल का बदलाव नहीं होगा। जब ये एक्ट आया तब अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में था और उसे इससे अलग रखा गया था। तो अब क्यों दूसरे मामले में केस हो रहे हैं? तो अब यह हो रहा है कि आए दिन किसी न किसी जगह को अदालतों में याचिका डाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि सर्वे के लिए आदेश भी दिए जा रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि विवादों के बांध को खोल दिया गया है। तो इसकी वजह एक खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अतिरिक्त एक व्याख्या दी थी। मई 2022 में दरअसल चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता। लेकिन अब लेकिन के बाद ये अहम है, जिसके बाद ये पिटारा खुला है, लेकिन धार्मिक स्वरूप की जांच करने से कानून नहीं रोक सकता। मतलब कि ये मस्जिद है और अगर कोई कहता है कि नहीं ये मंदिर है, तो फिर इसकी जांच की जा सकती है कि ये क्या है। इस व्याख्या ने विवादों को पैर जमाने की जगह दे दी। अब इसी के बाद से तमाम जगह सर्वे की मांग उठ रहे हैं और मामले दायर हो रहे हैं। तो ये तो कानूनी रास्ता हुआ जिस रास्ते से ये मामले दर्ज हो रहे हैं। और मेरे साथ विनोद बंसल साहब वीएचपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे और भी मेहमान, लेकिन विनोद जी से सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपका लाइव टाइम्स पर एक और मस्जिद के नीचे मंदिर, कितने मंदिर निकालेंगे? कहां कहां से मंदिर खोद के निकाल लाएंगे? अच्छा जी, ये हिंदू समाज जो है ना जी, वो सत्य का पुजारी रहा है और सत्य के अन्वेषण में अपना जीवन निकाल देता है। आप जानते हैं कि हमारे महापुरुष पूज्य महात्मा और हमारे देवी देवता सदैव जो है ना सत्य के अन्वेषण में पूरा जीवन तक निकाल दिया और कई बार अपने जीवन को स्वाह भी कर दिया। और ये दुनिया को पता है कि हमारे साथ किस तरह की यातनाएं, किस तरह की जो पापाचार और अत्याचार पहले मुगलों के द्वारा, फिर अंग्रेजों के द्वारा, फिर अंग्रेजी मानसिकता के द्वारा सतत रूप से हमारे पास होते रहे। अब प्रश्न आता है कि भाई आखिरकार ये कितने, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला तो देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया तो उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने कितनी सारी हमारे मंदिरों को, कितने सारे अपने घरों को और कितने सारे जो अपने गांव के गांव को अनधिकृत रूप से कब्जा लिया। वहां लागू नहीं होता इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब हिंदू समाज, उनको जब जैसे जैसे जानकारी आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हैं, तथ्य हैं, सत्य हैं, और इवन मुगल कालीन जो डॉक्यूमेंट हैं, जिन मुगल बादशाहों ने हमारे इन धार्मिक स्थलों को तोड़ करके और कथित जो है ना ढांचे बनाए थे, उन मुगल सल्तनत के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें या उनके काल में लिखे हुए ग्रंथ, वही तो हवाला जा रहे हैं उसके। और तो ये हवाला देकर के कहा जा रहा है कि देखो ये तो खुद ही उन्होंने कहा था। विनोद जी, तो आप ये जो विष्णु गुप्ता हैं जिन्होंने ये दायर की है याचिका, आप उनके साथ हैं? आप उनके इस क्लेम को सही मान रहे? नहीं अजय जी, हम किसी के साथ और विरोध का विषय नहीं है, विषय सच्चाई के साथ है। आपको भी साथ होना चाहिए और आपके सभी पैनलिस्टों को और आपके सभी दर्शकों को भी साथ होना चाहिए कि अगर सच्चाई को कोई जानना चाहता है तो हमें उसको साथ खड़ा होना ही चाहिए। ओके, अतहर हुसैन साहब के पास आने चाहिए कि भाई आखिरकार वो मंदिर है कि मस्जिद है कि मदरसा है कि दरगाह है। देखिए, सूफियों ने भी भारत को किस तरह से लूटा। बस मैं 10 सेकंड और लूंगा आपके अजय जी, कि जिस तरह से सूफियत के नाम पर भारत के भोले वाले नागरिकों को जिस तरह से उन्होंने पैसा भी लूटा, उनका रिलीजन भी लूटा और उनकी उनका जो शरीर भी लूटा, ये हमें किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो जब ये इससे सूफी संत नामक जो एक कहानी आए थे, ये फिर तो उन्होंने भारत पर कब्जा जमाने के एक कुत्सित प्रयास दोबारा से किया, ये सबको पता है। और इसीलिए दरगाह पर विनोद जी, चूंकि हम बात कर रहे हैं, चादर चढ़ाने का, पैसे चढ़ाने का जो कुकर्म शुरू हुआ, वो इन्हीं के काल में शुरू हुआ। वो रुकना चाहिए जी। ये मैं आपके इन स्टेटमेंट्स के साथ नहीं हूं, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं लाइव टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर एक मामला कोर्ट के सामने आया है और उससे राजनीति के कई पार्टियों, दलों, नेताओं को ऐतराज है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे इन दोनों में क्या मेरिट है। राजनीतिक विश्लेषक अतहर हुसैन साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अतहर साहब, विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है तो कानूनी अधिकार है उसका कि कानून के पास जाए और कानून से इस मामले में फैसला ले वो, मगर विपक्ष को लगता है कि अदालतें देश में आग लगाने का काम कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो को पैनलिस्ट हैं विनोद बंसल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमान जो सूफी प्रथा को मानते हैं, उनके धार्मिक आस्था पे बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको निगेट किया, बाकायदा उस पर तीखी टिप्पणी की है। तो ये डिबेट्स में हो रहा है, मतलब खुले मंचों पे हो रहा है।
इस पे भी विचार करना नहीं, चाहिए अतः साहब उस कि पर हम किसी इसलिए की नहीं बात धार्मिक करेंगे आस्था- क्योंकि मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उससे खुद को अलग कर दिया कि यहाँ नहीं ये बातें कही जानी चाहिए। हम लोग एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी। नहीं, आपने नहीं, मुद्दे पे आपको खुद ही उस चीज को टोकना चाहिए था। आप मैंने एक रोका, चैनल चला रहे हैं, मैंने जिम्मेदार रोक दिया। चैनल है, और यहाँ पे मैं अगर किसी भी धर्म की आस्था पे टिप्पणी करूंगा अतहर हुसैन बताए ना तो गलत क्या बोला पहले मैंने? तो मैं क्या क्या करूंगा नहीं, क्या अगर क्या करूंगा तो सूफियत आप के मुझको नाम पर क्रॉस भारत चेक को लूटा करें। नहीं गया क्या? मतलब आपको नहीं पता कि दरगाह, ये बताइए एक-एक करके सूफी बात करेंगे प्रथा पे हम, आपने विनोद जी। कहा ना जो चादर चढ़ाना, One by one। मैंने किसी एक वंदे आस्था मातरम वर्ड नहीं किया, बोलोगे, मैंने ये लूट, कहते अभी हुए इस पे कि जा हम ही नहीं रहा हूँ, पूजा मैं नहीं हिस्ट्री में करते। जा ही नहीं रहा हूँ। और वहां एक पर प्रैक्टिस है आस्था लूट की। करोगे पैसे के भी, और आप लूट मेरी करोगे बात ही नहीं रिलीजन सुन की रहे, भी। मैं आप आप कह मुझे नहीं बताइए, आप इस्लाम विनोद जी, कहता है हम कि हम पूजा यहाँ करना लाइव चाहिए, टाइम्स बताओ पर एक एक करके बात करते हैं। हम झगड़ा नहीं करते, हम बहस नहीं करते। मैं आपके पास आऊंगा जी। अतहर साहब, जो मेरा मूल सवाल है, मैं पहले मेरी टिप्पणी को कंप्लीट होने दीजिए शाह साहब, वरना मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा इस डिबेट को। चलिए एक बताइए। आस्था है हिंदुस्तान के बहुत बड़े, धमकी देने लग 20 गया। करोड़ अगर हिंदुस्तान में मुसलमान आबादी है, उसमें 15 करोड़ तकरीबन सूफी मान्यताओं को मानते हैं। उनकी एक आस्था है चादर चढ़ाना। तो इन्होंने जो टिप्पणी करी है, या गलत उसको है। विड्रॉ करें, या मैं इस डिबेट में आगे कंटिन्यू ना करूं, या आप तय करिए। एक पर्टिकुलर एक अतहर रिलीजियस साहब, बिलीफ पे, मतलब मैंने कह दिया कि उनकी नहीं, टिप्पणी के साथ लाइव टाइम्स आपने नहीं कुछ है। नहीं कहा, आपने इस उनको नहीं प्लेटफॉर्म रोका। पर हम ऐसे सामान्य टिप्पणी नहीं करते हैं, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हम नहीं एक्सेप्ट मैंने करते हैं, गलत क्या और कहा, ना ही ये हम बताओ ना। बहस अजय जी, करते मैं हैं। पूरी आस्था हम पे मुद्दे को generalize समझते नहीं हैं। थी। करता हूं इनको, झा क्या साहब, मुझे बताइए बहुत कि मैंने गलत क्या स्पेसिफिक कहा? 15 करोड़ लोगों की आस्था है चादर चढ़ाना सूफी श्राइन्स पे, दरगाहों तो पे। भारत माता की वो जय की आस्था आस्था पे क्यों नहीं है इनकी भाई? बाकायदा, आप आप चाहे बताओ, रिकॉर्डिंग में आपकी देखिए। चादर में आस्था है? अतहर साहब, हम इसमें उलझेंगे तो मूल मुद्दा रह जाएगा फिर हमारा। आपको भारत माता की नहीं, जय मूल में आस्था मुद्दा ही नहीं है? यही है। क्यों भाई? एक्चुअली आपने कहा आप मूल मुझे मुद्दा बताइए, यही है भारत कि माता की जय का कोई भी विरोध इसलिए आस्था करते पे हैं कि अगर आप बुत पूजा नहीं मान्यता ही करते, नहीं रहेगी, और आप और बुत अगर पूजा के नाम आस्था पर पे ही चादर नहीं चढ़ाओगे, मान्यताएं आप रहेंगी, तो ये तो चादर चढ़ाओगे, मूल मुद्दा तो यही पैसा है झा साहब। चढ़ाओगे। मूल नहीं, मुद्दे पर बोलिए आप ना जी, कहते आप रहिए। मूल मुद्दे पर आ जाइए। मूल मुद्दा ही यही है। सूफियत मूल का मुद्दा ही मैं कह रहा भय हूं। मत दिखाइए जी, मैं किसका, आप पैनलिस्ट हैं मुद्दे पर या आइए, आप भय मत एंकर दिखाइए। हैं, पहले ये डिसाइड। आप झा साहब जो है, अगर मैंने अपनी एक बात कही है, उस पे मैंने अपनी टिप्पणी रख दी, तो आप बार बार कह रहे हैं मूल ठीक है। मुद्दे पे आइए हमारा। नहीं, फेयर एंकर- एनफ, आपने टिप्पणी रख दी। अब आपको अगर, वो बात सही क्योंकि लगी समय है, समय अगर जा आप- रहा है, तो मैं- समय अतहर साहब, नहीं, आपको वो बात सही लगी है कि 15 करोड़ की आस्था अगर दरगाह पे चादर चढ़ाना पे टिप्पणी की जाए, तो आप मैं उसके आगे मैंने क्या कहूं? मतलब मैंने मैं मान कह लूं दिया, अजय झा साहब को ये बात आपने सही शायद लगी। सुना तो नहीं कौन सी अतहर आस्था साहब। है? मैंने ऐसा उसी भाई वक्त मुझे रोक बताइए, करके हकीकत नहीं है क्या? विनोद जी आप को मुझे कह दिया बताइए, कि टिप्पणी ऐसी से ऐसी देखिए। इन बातों के साथ अजय जी, लाइव आप टाइम्स विनोद नहीं जी है। से हम कहिए, यहाँ बात ऐसी कर बातें ले। नहीं करते हैं। मुद्दे आप पर ना बोलने के लिए बात इनके पास कुछ करें, नहीं है। आप एक, हम मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर जवाब दें। तो ये मैंने कह दिया था। अब आप आपसे एक जवाब दरख्वास्त की थी मैंने कि क्या ये जो मुद्दा जवाब फिर से देने एक के लिए बार विषय है ही संभल के बाद अब नहीं, आप पहले विनोद बंसल जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी सुन लीजिए ना। वो तो मुस्तकिल कह रहे हैं, मैं तो चुप हूं। अच्छा रुकिए रुकिए, आप दोनों जरा सा ठंडे हो लीजिए। मुझे लगता है कि एक छोटे से मैं कुछ ही पलों, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, अतहर हुसैन साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। मैं अतहर साहब आपसे शुरू करता हूं। क्या किया जाए इस मामले, पूरी बात को कैसे समझा जाए? इसको लीगल बैटल के तौर पर देखा जाए, या पॉलिटिकल वॉर के तौर पर देखा जाए, या फिर इसमें हिंदू और मुस्लिम के जंग के तौर पर इसको समझा जाए? क्या क्या कहें इसको? सर आपकी आवाज, अतहर साहब आपका मोबाइल म्यूट हो गया है शायद। हाँ, जी। मैं कह रहा हूं कि ये सब जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये समझना होगा, जो आपने तीनों ऑप्शंस रखे कि कैसे देखा जाए। रहा सवाल, ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा, ये मुल्क कानून से चलेगा, और अंग्रेजी में 2 टर्म होते हैं, लॉ ऑफ द लैंड और रूल ऑफ लॉ। तो लॉ ऑफ द लैंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में डिफाइंड है, चाहे वो हमारा ब्रिटिश का जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी डिफाइंड है, डिफरेंट प्रोसीडिंग्स में जो तमाम टिप्पणियां रही हैं उनके, जब से मैग्ना कार्टा 1215 में आई और अब तक। और वैसे ही हमारा जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लॉ ऑफ द लैंड डिफाइंड है।
हमारा हिंदुस्तान का जो हमारा कहीं भी कोई लॉ ऑफ द लैंड का जो ऐसा स्टैच्यूरी डेफिनेशन नहीं है, बट मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट है जी उसमें यह माना गया है कि जो भी हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ, वो ओवर पावर करता है सारी चीजों को, मतलब चाहे वो लेजिस्लेचर हो और भी तमाम जो उसकी वो विंग्स हैं, चाहे जुडिशरी हो, हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ही ओवर पावर करता है। और इन स्पाइट ऑफ 104 या 100 उससे ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुके हैं अब तक। जी हमारे यहाँ केशव नंद भारती जी का 1973 का केस है 13 जज की बेंच का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा चिन्हित किया गया। और उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी अयोध्या की, जिसने राम मंदिर, जिसके जजमेंट से राम मंदिर बना और जिसको पूरे देश ने स्वागत योग्य माना और उस फैसले पे मोहर लगाई हर समाज में, और कहीं से भी कोई विरोध नहीं हुआ। अभी आपकी मैं जब स्टोरी देख रहा था तो उसमें वो शख्स जो कि बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे उस जजमेंट का, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी आज उस बाइट में कह रहे थे कि जो राम मंदिर जजमेंट में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, एक उसके 1048 पन्ने का जजमेंट, उस जजमेंट को सब लोग पढ़े, हमारे विनोद भाई पढ़े और तमाम वो लोग पढ़े, जिसमें साफ चिन्हित है कि क्या है। मैं आपको एक छोटा सा पैरा पढ़ देता हूं उसी जजमेंट का, जो प्लेसेस आपका राम मंदिर का जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो है The Places of Worship Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism under the Indian Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. सुनिएगा, secular polity को वक्त कम है इसलिए पूरा नहीं सुन पाएंगे हुसैन साहब। सुन लीजिए। बट वी डोंट हैव टाइम, हमें फिर और भी इशू पे जाना है। आपने जो कहा है वो अपनी बात करते हैं। नहीं, इसको एक पैरा है, 2 लाइनें बची हैं, मैं राम मंदिर जजमेंट पढ़ रहा हूँ जी। मैं कोई नहीं, मैं इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि ये जो ये बात हमने बार बार बताई है, जो आप कह रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है कि आप दोबारा किसी भी की बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो राम मंदिर का जो जजमेंट है जिससे राम मंदिर बना है, उसमें कैसे इसको सेवगार्ड 10 पन्नों में सिर्फ इसी का जिक्र है। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, मैंने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले, आपने सुना होगा, उन्होंने ही एक व्याख्या दे दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, कोई भी लीगल ल्यूमिनरी हो, मैं भी इत्तेफाक से लॉ का स्टूडेंट हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। ओके, इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन विनोद जी से मैं पूछ लेता हूं। अतर साहब, आप जानते हैं कि टीवी में वक्त की कमी होती है, हमें टू द पॉइंट रहना पड़ता है। विनोद साहब, मोटा मोटी सवाल ये है, बीजेपी करा रही है ये सब कुछ, बीजेपी की सरकारें प्रायोजित है, इसके पीछे में जो कुछ हो रहा है आप लोग लड़ाना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। इसीलिए बार बार जगह जगह ये मंदिर मस्जिद। देखिए अजय जी, इसमें कहीं भी बीजेपी पिक्चर में नहीं है। किसी भी केस में अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हो तो मैं चैलेंज करता हूं इनको, वकील साहब को भी या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको भी, और बाकी और किसी व्यक्ति को भी। दूसरी बात ये, मैं खैर उसको डिफेंड नहीं करना चाहता, मैं उस बारे में चूंकि उसका प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करी, इन्होंने अयोध्या जजमेंट की बात करी, वो सब पढ़े हुए हैं और सब जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो निर्णय हो रहे हैं कोर्ट के द्वारा, सर्वे के ऑर्डर हो रहे हैं या कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं है? क्या ओके, समय इतना ही था मेरे पास, इतना ही वक्त था कि ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल यहीं पर आकर के खत्म होती है कि अगर किसी को कोई भी फैसला चाहिए तो वो कहां पर जाए।